नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राकेश्वर का अभिनंदन। जी हां, 3 अप्रैल से नक्सलियों की कैद में रहा वीर जवान अपने कैंप में वापस लौट आया है। जोनागुड़ा में फोर्स और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद बंधक बनाए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने आखिरकार छोड़ ही दिया। तर्रेम कैंप पहुंचे राकेश्वर सिंह मनहास का जवानों ने भारत माता की जयघोष के साथ अभिनंदन किया। बंसल न्यूज की टीम भी नक्सलियों के गढ़ में पहुंची, जहां से राकेश्वर सिंह को रिहा किया गया। ये तस्वीरें देखिए, चेतन कापीवार हमारे संवाददाता थे। उनकी बाइक पर बैठकर राकेश्वर सिंह आए हैं। नक्सलियों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में राकेश्वर सिंह को रिहा किया, जहां से बंसल न्यूज की टीम ने पल पल का आपको अपडेट दिया। बंसल न्यूज के संवाददाता चेतन कापीवार ने पूरी बहादुरी के साथ अपनी बाइक पर राकेश्वर सिंह को नक्सलियों के घर से लेकर वो सुरक्षित सीआरपीएफ के कैंप पहुंचे। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी मेहनत यहां पर बंसल न्यूज के संवाददाता चेतन कापीवार ने बहादुरी से की है। ये देखिए, ये तस्वीरें यहां पर चेतन कापीवार की बाइक पर पीछे बैठे आपको राकेश्वर सिंह नजर आ रहे होंगे। और उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया से रखा। जनता सरकार के सामने हमने अपील रखा था हमें छोड़ने के लिए, उन्होंने छोड़ा है और अब उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी अपील को सुना है। और अपनी सरकार से भी हम यही है कि मध्यस्थ भेज के उन्होंने हमें लेने के लिए यहाँ भेजे हैं। बाकी सबका धन्यवाद। आज थाना तर्रेम के अंदरूनी क्षेत्र में जो आरक्षक राकेश्वर सिंह को सही सलामत जो रिकवर किए गए थे, तत्पश्चात उन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बासागुड़ा फील्ड हॉस्पिटल में लेकर आया। अभी डॉक्टर द्वारा उनके स्वास्थ्य परीक्षण किए गए थे। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य है, लेकिन लगातार 4-5 दिन से डिहाइड्रेशन एवं थकावट के कारण से उनके जो सामान्य उपचार की जा रही है और उस तत्पश्चात आगे जो कार्रवाई की जाएगी। तो नक्सलियों से बातचीत करने के लिए कुछ समाज सेवियों को भेजा गया था, जिनमें पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समन्वय समिति के अध्यक्ष तेलम बोरैया के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, जिनसे चर्चा के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह को रिहा किया। बंसल न्यूज संवाददाता ने इस दौरान मौके पर मौजूद धर्मपाल सैनी से बातचीत की। सुनाते हैं आपको। 3 अप्रैल की सुबह हुए मुठभेड़ के बाद जिस तरीके से 22 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद उसी मुठभेड़ में जो राकेश सिंह मनहर है, उस जवान की नक्सलियों ने अपहरण कर ली थी। उस जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आज हम मौजूद हैं इस जगह पर, जहां पर नक्सलियों ने आज उन्हें रिहाई दी है। मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर मध्यस्थता के लिए सरकार और पुलिस को एक बात कही थी, जब वो मध्यस्थता की टीम यहाँ पहुँचेगी उसके बाद उस जवान को रिहाई दी जाएगी। उस मध्यस्थता के लिए जो टीम आई हुई थी, उस टीम के जो लीड कर रहे थे, मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं धर्मपाल सैनी जी हैं। वे दो लोगों की टीम बनी हुई थी और गोंडवाना समाज के जो बोरैया जी हैं वे भी यहाँ पर थे। हम सैनी जी से जानेंगे कि उस टीम के लिए वो पहुँचे थे और किस तरीके की रणनीतियाँ पहले से थी। सैनी जी बताएंगे कि आपको क्या पता था, आप इस जगह पर जो जवान की रिहाई के लिए इस वक्त आए हुए हैं, क्या आप जानते थे और कैसे रूट चार्ट तैयार किया गया था? सैनी मुझे जो बताया गया था कि ये कि जो जवान गिरफ्त में आ गए हैं, उनके लिए मध्यस्थता की वार्ता करने की आवश्यकता पड़ेगी और मध्यस्थता के लिए आवश्यकता पड़ेगी। पर ये मेरी बातचीत होने में मुझे 1.5 दिन लग गया। लेकिन जब मुझे अखबारों से सबसे मालूम पड़ा कि मुझे जो जवान उनके साथ हो गए, उनको पकड़ लिए गए हैं, उनके बारे में मध्यस्थता करनी है, तो मैंने साइड से अपनी अनुमति प्रदान की और फिर कल हम लोग निकले और निकल कर यहाँ तक आज आप लोग साथ में, पत्रकारों के साथ में यहाँ तक आए। और मुझे ये जान कर के ये दृश्य देख कर के अच्छा लगा कि जो विश्वास दिलाया गया था कि मध्यस्थता अगर होगी तो हम लोग छोड़ देंगे, वो विश्वास पूरा हुआ। इसलिए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। और जो भाई राकेश्वर जी हैं, वो बहुत एक तरह से चिंतित हैं अपने परिवार के लिए। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा
मुक्त होकर के अपने परिवार से बातचीत करना चाहेंगे। ऐसा वातावरण उनको जल्दी से मिल जाना चाहिए। सैनी जी, बिल्कुल आज एक ऐतिहासिक दिन है। बात करें तो अपन जिस तरीके से राकेश्वर सिंह जी को नक्सलियों ने रिहा किया है, क्या आपको पता था कि आपके साथ मीडिया की टीम आएगी और आपको मीडिया के लोग यहाँ पर लेके आएंगे? आप किस तरीके से जाएंगे? एक डर सा था होगा नहीं, माहौल मुझे कि नहीं पहली मालूम था। बार नक्सलियों से मिलना है। नहीं, मुझे ये टीम आएगी ऐसा तो मुझे अंदाज नहीं था। जी। मुझे अंदाज था कि गांव के लोग मुझे लेके जाएंगे। तो ये थे धर्मपाल सैनी जी जो पद्मश्री हैं, और ये मध्यस्थता के लिए जो सरकार ने टीम गठित की थी उसको ये सैनी जी जो थे वो लीड कर रहे थे। देखा जिस तरीके से इस जगह पे हम मौजूद हैं और इसी जगह से आज देख सकते हैं कि राकेश्वर सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं। मेरे दाईं ओर अगर आप देखेंगे, ये जो 20 गांव के सैकड़ों जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे इसलिए बैठे हुए हैं कि राकेश्वर मनहर जो है उनकी रिहाई यहाँ पर नक्सली दे रहे हैं। मैं अपने साथी को बोलना चाहूँगा कि दिखा सकते हैं आप उस तरफ जो नक्सली हैं वो यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि हमने जवानों को, जो राकेश्वर सिंह जवान था, उन्हें हम रिहा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त बंसल न्यूज़ पर। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ नक्सली भी मौजूद हैं भारी मात्रा में, और यहाँ पर नक्सली उस जवान को रिहाई दे रहे हैं। चेतन कापेवार, बंसल न्यूज़। तो राकेश्वर की रिहाई के बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत माता के जयकारे लगाए गए और एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी गईं। उनकी पत्नी मीनू ने कहा कि ये जिंदगी का सबसे खुशी भरा उनका दिन है। वहीं उनकी मां ने भी इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। कोबरा फोर्स के कमांडो राकेश्वर का परिवार जम्मू के नेत्रकोटी गांव में रहता है। वे सुरक्षा बलों के उस अभियान में शामिल थे जो बीजापुर सुकमा के जंगलों में नक्सलियों के खात्मे के लिए गया था। राकेश्वर 2011 से सीआरपीएफ में हैं। 3 महीने पहले ही उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ में हुई थी। सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था, उसकी वजह से हम परेशान थे। बट कुछ मैं भी समझती हूँ उनके कुछ सीक्रेट्स होंगे, वो जो मीडिया को या हमें वो लूज नहीं करना चाहते। ठीक है, मैं उनको भी थैंक यू सो मच बोलती हूँ। अगर नहीं बताया तो उनकी कोशिशों से आज हाँ, उनकी कोशिश करने से ही आज जो है हमें मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे वापस मिले। तो सबसे बड़ा खुशी का दिन है आज। जी, लाइफ का सबसे खुश हैप्पी डे। सबसे पहले तो बात करना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले मैं उनका आवाज़ सुनूँ तो सेटिस्फाई हो जाऊँ। मैं यही कहूँगी कि पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। तो जब आएंगे तो क्या उनको बोलोगे? कैसे वेलकम करोगे? वेलकम करूँगा। हैं? हक करूँगी। हक करोगे? तो पूरे देश में खुशी की लहर है आज। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई पर खुशी जाहिर की। क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, सुनिए। ये हमारी रणनीतिक सफलता है जिसके तहत हमारे जो अधिकारी जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग एक सफलतापूर्वक इसको क्रियान्वयन किए, और धर्मपाल सैनी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पद्मश्री हैं, और उनके अगुवाई में लोग गए थे और सकुशल वापस लौटे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि वो वापस लौटे। पूरे परिवार के लोग भी चिंतित थे। पिछले दिनों उनकी माताजी से मेरी बात भी हुई थी और इस बात की प्रसन्नता है कि वापस। तो राकेश्वर का सभी अभिनंदन कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप देखिए, जब एम्बुलेंस से उन्हें यहाँ पर उतारा गया, सभी में खुशी का माहौल था। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और उनका मेडिकल टेस्ट किया गया है, और जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि वो फिट हैं और थोड़ा उन्हें डिहाइड्रेशन हुआ है। थोड़ी सी दवाइयाँ उनको यहाँ पर दी जाएंगी और डॉक्टर्स की निगरानी में, ऑब्जर्वेशन में वो रखे जाएंगे, क्योंकि 6 दिन से वो लगातार नक्सलियों के संपर्क में थे। नक्सलियों के गढ़ में उन्होंने 6 दिन बिताए हैं। तो सभी यही उम्मीद कर रहे थे, सभी यही दुआ कर रहे थे कि हमारा जवान सुरक्षित सकुशल वापस लौट आएगा, और वैसा ही हुआ है। सभी की दुआएं कबूल हुई हैं। तो इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद जी जुड़े हुए हैं और चेतन कापेवार, बहादुर हमारे रिपोर्टर जिन्होंने बहादुरी दिखाई है और पूरी कवरेज की है उस जंगल में जाके, घटनास्थल पर जाके। और हमारे जगदलपुर के रिपोर्टर
प्रशांत गजभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शरद जी आपका रुख करना चाहूंगा। शरद जी, इस विचारधारा को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि एक तरफ 22 जवानों की शहादत है, दूसरी तरफ एक जवान की रिहाई। जैसा कि बताया, जवान ने व्यवहार उनके साथ अच्छा हुआ और चेतन ने भी बताया कि व्यवहार उनके साथ अच्छा हुआ, तो कहीं ना कहीं इस विचारधारा को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं, बात बहुत साफ है, बहुत ही साफ है कि सहानुभूति एक ऐसी लहर है जिसको नक्सल मूवमेंट ने बहुत शुरू से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अपने आरंभिक वर्षों में 70 के दशक में जब नक्सलबाड़ी मूवमेंट बंगाल से शुरू हुआ तो इसने लोगों की दुखती रग पर, उनकी समस्याओं पर हाथ रखा। और यही वजह रही कि शोषण के खिलाफ नक्सल का चेहरा कुछ वर्षों तक उम्मीद का चेहरा बना, ये कहा जा सकता है, क्योंकि लोग ये मानने लगे थे कि कहीं एक इंस्टेंट जस्टिस जैसी कोई बात जो है, जैसा हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि हीरो रॉबिन हुड बनकर आता है, बंदूक लेकर आता है और तथाकथित अत्याचारी जमींदार से या तंत्र से पीड़ित किसानों को राहत प्रदान करवाता है और वो बंदूक लेकर आता है, इसलिए हाल में, सिनेमा हॉल में जो दर्शक आते हैं वो बड़ी तालियां पीटते हैं। कुछ इसी तरह का इंस्टेंट जस्टिस का सिद्धांत लेकर नक्सली 70 के दशक में उभरे और 90 के दशक तक आते आते नक्सल मूवमेंट अपनी राह छोड़ने भी लगा। नक्सल मूवमेंट पर भी आरोप लगने लगे कि वो एक्सटॉर्शन करता है, पैसे की उगाही करता है, ठेकेदारों को धमका के, व्यापारियों को धमका के, और ये भी आरोप लगे कि वो भी ग्रामीणों के साथ वही बर्ताव करता है जिस तरह के आरोप नक्सली और कई बार ग्रामीण पुलिस पर और सुरक्षा बलों पर या सरकारी मशीनरी पर लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत गड़बड़ हो गई हैं और नक्सल मूवमेंट ये बिल्कुल ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि वो अब एक आखिरी लड़ाई भी लड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, यहाँ जो चीज़ रही सुमित वो बहुत साफ है। सहानुभूति पैदा करना ये नक्सल मूवमेंट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है और यही वजह है, जैसा इसके पहले हमारे कार्यक्रम में आए मुरली जी, जहाँ तक उनका नाम मुझे ध्यान है, नक्सल मामलों के एक्सपर्ट, जो वो बात कह रहे थे, उस बात में बहुत दम है कि एक तरफ करीब 2 दर्जन जवानों की कायराना तरीके से उनको घेराबंदी करके ट्रैप में फंसाकर उनकी जान लेने की घृणित कार्रवाई, और दूसरी तरफ एक जवान को छोड़कर वाहवाही लूटने की कोशिश, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल शरद जी, जिस तरीके से आपने बताया मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश यहाँ पर नक्सली करते हैं, तो शायद ये भी समझना चाहूँगा मैं आपसे कि जब कोई जवान उनके कब्जे में जाता है तो उसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा होती है कि नक्सली उसको रिहा कर देंगे, एक मानवीय चेहरा फिर से दिखाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अगर नक्सलियों को मारना था, मैं फिर झीरम घाटी ले जाऊँगा आपको। झीरम घाटी में प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष पटेल साहब को बहुत बर्बरतापूर्वक नक्सलियों ने मारा, उनका कोई दोष नहीं था। 70 पार बल्कि 80 के पेटे में रहे देश के वरिष्ठतम नेताओं में कांग्रेस के शुमार विद्याचरण शुक्ला जी को बहुत निर्ममतापूर्वक मारा, और जो नंद कुमार पटेल जी थे, उनका पुत्र जो था उसको भी नहीं छोड़ा, अपने साथ ले गए थे। तो नक्सलियों की कार्रवाई कितनी बर्बर और नृशंसतापूर्वक है, ये हमने पहले के उदाहरण देखे हैं। लेकिन यहाँ नक्सलियों को अगर मारना होता उस जवान को, तो वो उसी समय ये काम कर देते, या फिर उनको कोई और मैसेज देना होता तो बहुत बर्बरतापूर्वक कोई जानकारी लेनी होती तो वो टॉर्चर करके इस काम को अंजाम देते। लेकिन 20 गांव के ग्रामीणों को बुलाकर उनके बीच में ये घोषणा करवाकर उन ग्रामीणों से कि हमारे साथ अन्याय और अत्याचार होता है, तो आप बताइए क्या किया जाए इस सीआरपीएफ के जवान के साथ। और फिर उनमें से कुछ ग्रामीणों का ये स्वर आना कि नहीं नहीं, इनको माफ़ ना किया जाए। यानी ये सब कुछ एक बहुत स्टेज मैनेज शो की तरह था। नक्सलियों ने इसकी प्लानिंग कर रखी थी और उनकी कोशिश यही थी कि एंड ऑफ द डे चर्चा इस बात की हो कि हमारा मानवीय चेहरा है और हमने छोड़ दिया। बस इससे ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लगता इसमें रहा। बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी, मैं चेतन कापेवार के पास जाना चाहूँगा। चेतन, उस खतरनाक, चेतन हमारे साथ नहीं है, प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जैसा कि शरद जी ने बताया, एक मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश यहाँ पर नक्सलियों की होती है, एक रणनीति के तहत वो काम करते हैं, इतिहास में भी हमने देखा है। लेकिन
एक जवान की रिहाई से जो 22 जवानों की शहादत हुई है वो भूली नहीं जाएगी। जो नक्सल ऑपरेशन है सरकार का, जवानों का, वो तेज ही रहने वाला है। जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से एक जवान की रिहाई जरूर हुई है और देश खुशियां जरूर मना रहा है, लेकिन कहीं से भी 22 जवानों की शहादत को नहीं भूला जा सकता। और जिस तरीके से आज जवान की रिहाई हुई, उसके बाद बस्तर आईजी सिद्धराज जी से जब हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अब जो है आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और जिस तरीके से हम अब नक्सलगढ़ में घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों से सामना तो होना ही है और ये युद्ध है और नुकसान दोनों तरफ से होगा। लेकिन नक्सलियों की तरफ से जो एक फेवरेबल चीज रहती है वो ये कि नक्सली छुप कर वार करते हैं और जवान खुले में सर्चिंग करते हुए एरिया में घुसते हैं नक्सलियों के। तो ये एक माइनस पॉइंट जो है जवानों के साथ रहता है, जिसके कारण कभी इस तरीके की घटना होती है कि जवानों को काफी नुकसान होता है। लेकिन ये नुकसान जो होता है वो शुरुआती तौर पर चरण पे होता है, जब नक्सली अचानक से हमला करते हैं, अचानक से ब्लास्ट करते हैं या फिर बस्ट फायर करते हैं, और जो शुरुआती चरण में जो जवान रहते हैं उनको नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही जवान मोर्चा संभालते हैं और उसके बाद जब मोर्चा संभालकर नक्सलियों को की ओर फायरिंग और अपना हमला करते हैं, तो तब जो है नक्सली धीरे धीरे करके पीछे हटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जवान उन पर भारी पड़ते हुए दिखते हैं। तो ये बिल्कुल है कि जंगल है और जंगल में नक्सली रहते हैं वहां पर, और नक्सलियों की हर एक इलाके से पहचान है, तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का फायदा जरूर मिलता है। लेकिन जब जवानों के साथ आमने सामने की लड़ाई होती है तो शुरुआती चरण से ही नुकसान होता है, लेकिन आगे जाकर जब जवान उनकी मोर्चा संभाल कर जवाब देते हैं तो नुकसान जो है नक्सलियों का भी होना शुरू हो जाता है। तो यही वजह है कि जब मोर्चा जवान संभालते हैं तो धीरे धीरे नक्सली भी जो है पीछे हटने लगते हैं। इससे पहले भी जब हमने देखा है कि कई बार जवानों को नक्सली जो है बंधक बनाकर रखे हैं और सरकार के साथ बातचीत या फिर इस तरीके की बात जो है सामने लाई है। और जब ठीक है प्रशांत, मैं लौटूंगा आपके पास। शरद जी, दोनों रिपोर्टर हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ सवाल आपके हों तो जरूर। बिल्कुल, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा चेतन के साथ, जो चेतन हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, आपने जब बात की हमारे जो जवान जिनको नक्सलियों ने छोड़ा है, तो आपने उनकी मानसिकता को कितना मजबूत पाया? बहुत सारी बातें आप और हम समझते हैं कि आप जब नक्सलियों के चंगुल से छूटते हैं तो आप कोई ऐसी बात नहीं कहते कि मैं बदला लूँगा, मैं इंतकाम लूँगा, लेकिन हम उनका चेहरा देख रहे थे कि बहुत थॉटफुल थे, वो कुछ उनके दिमाग में चल रहा था। और जाहिर तौर पर जो अपने साथियों की शहादत है, जिनके साथ आपने बरसों बरस काम किया है, उनको आप कैसे भूल सकते हैं? तो क्या आपने पाया जो कैमरे के सामने हमने देखा, बातचीत में सुना, मैं उससे अलग कुछ देखना चाहूँगा जो शायद आपने भी देखा हो। जी शरद जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। मैं बता दूं शरद जी, जिस तरीके से जब नक्सलियों ने जवान को जब हमारे पास लेकर आए, जब वो जवान वहां पर आया तो कहीं ना कहीं तब उसके मन में एक भय सा डर वहां पर दिख रहा था। कहीं ना कहीं जवान के मन में परिवार के प्रति जो था भय था। कहीं ना कहीं जवान ये श्योर नहीं था जवान की वो मुझे जो नक्सली है वे मुझे रिहा कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो जब मीडिया कर्मियों के सामने आए और जो मध्यस्थता के लिए टीम गई हुई थी धर्मपाल सैनी और गोंडवाना समाज के जो अध्यक्ष थे बोरैया जी, उनके समक्ष और मीडिया के समक्ष जैसे ही आए तो उनकी आंखें नम हो गई और उसने खुशी के आंसू वहां जाहिर करते हुए हम सभी मीडिया कर्मियों के साथ गले मिला वहां पर और जो भी बातें थी वो हमसे साझा करना शुरू की। सबसे पहले राकेश्वर ने यही सवाल पूछा कि सर मुझे आप लोग ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं क्या? तो हमने तुरंत उठकर जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, आपको हमने यहाँ से लेकर जाने के लिए आए हैं। नक्सलियों ने आपको यहाँ रिहा कर देंगे, उसके बाद हम आपको सीधे बीजापुर तक ले जाएंगे, वहां से फिर आपको चॉपर के द्वारा जो भी मेडिकल होंगे उसके बाद चॉपर के द्वारा आपके घर जम्मू कश्मीर आपकी फैमिली के पास भेजा जाएगा। शरद जी, बिल्कुल इस तरीके से जब उन्होंने हमसे गले मिलकर जो खुशी के आंसू उनके टपक रहे थे, कहीं ना कहीं ये दिख रहा था जो उनके मन का जो डर था, डर जो मन था, जवान के मन में जो डर था वो वहां पर खत्म होता हुआ दिखता हुआ नजर आया। और जो खुशी की लहर उस जवान के अंदर से उठी, बहुत खुश हो चुका था शरद जी वो जवान। जी चेतन, ये भी नक्सलियों का एक बहुत पुराना सिलसिला है कि वो पुरस्कार देते हैं तब भी चौपाल बुलाते हैं और दंड देते हैं तब भी वो चौपाल बुलाते हैं। जब गांव में किसी मुखबिर को सज़ा देने का वो दावा करते हैं तब भी ग्रामीणों को बुलाकर इकट्ठा करते हैं एक प्लेस पर, जिससे पूरे गांव में दहशत का
और आसपास के गांव के ग्रामीणों को भी बुलाते हैं कि सब में दहशत का मैसेज जाए कि अगर कोई पुलिस को सूचना देगा तो उसका ये हाल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जब वो कोई ऐसा एक्शन लेते हैं कि जिसमें उनको ये लेकिन हम देख रहे थे कि ग्रामीण बड़े चुप थे, बहुत शांत थे। आप किस तरह देखते हैं? मैं भी समझता हूँ आप वो एक ऐसी जगह गए हैं जो जिसे शेर की मांद कहा जा सकता है, शेर ना भी कहूँ तो एक प्रतिद्वंदी और एक जो कहीं ना कहीं अपनी अलग और राष्ट्र के खिलाफ सोच लेकर चलने वाले नक्सली हैं, आप उनकी मांद से बाहर आए हैं। लेकिन ये सब कुछ बड़ा एक नाटक जैसा भी लगा चेतन। जी शरद जी, देखिए जिस तरीके से जो ग्रामीण वहां पर हमारे पहुंचने से पहले पहुंचे, 1500 से 2000 के आसपास लगभग सैकड़ों ग्रामीण वहां पर मौजूद थे। जिसके बाद जब जवान वहां पर पहुंचा, जब जवान को उसने देखा तो सबके मन में अलग अलग सवाल आने उत्पन्न हो चुके थे। जो नक्सली जो भी वहां पर कमांड कर रहे थे, उनको वहां पर समझाने की नौबत ये आ पड़ी थी कि जो ग्रामीण थे वहां पर मौजूद, ये वो इस चीज को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे कि जो जवान इनके नक्सलियों की हिरासत में है। ग्रामीणों का ये कहना था कि जवान को छोड़ा ना जाए। सवाल एक ही था शरद जी कि जिस तरीके से पुलिस बल अंदरूनी इलाके में जाती है और मारपीट के जो लगातार ग्रामीण सवाल उठाते हैं, ग्रामीण भी डरे हों, उनकी ये भावना जो है उनके डर की वजह से, और उनसे ये कहा गया हो कि आपको यही कहना है। शरद जी, हो सकता है कि पहले से ये प्री प्लानिंग हुआ हो, या अपन देखे एक दूसरे स्वरूप पे देखे तो ये प्लानिंग भी हो सकती है। मगर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण थे जिस तरीके से वहां पर मौजूद थे, जब मैंने पिछली बार भी कई दफा इस जन अदालत को कवर किया है, पिछली बार भी एक जवान को नक्सलियों ने कैद किया था, उसे भी हम गंगलूर इलाके से छुड़ा कर लाए थे, संतोष कट्टम जिनका नाम था। वहां भी जन अदालत लगाया गया था, वहां पर भी ग्रामीणों का यही आक्रोश देखने को मिला था शरद जी। जिस तरीके से जो लगातार ये आक्रोश देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रामीणों के मन में भय वाली चीज तो नजर नहीं आती है नक्सलियों को लेकर, लेकिन पुलिस से भय वाली चीज जरूर नजर आती है शरद जी। प्रशांत, आप भी लंबे समय से जगदलपुर में नक्सली हिंसा को देखते आए हैं, आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्योंकि नक्सली अब आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और उनका जनाधार जो था, जो कभी होता था, क्योंकि पहले जो स्थितियां थीं वो भिन्न हो गई। अब नक्सलियों पर बड़े गंभीर आरोप भी लगते हैं ग्रामीणों की तरफ से भी, और विकास विरोधी चेहरा और तमाम चीज़ें तो वो चाहते ही हैं, क्योंकि संवाद के बजाय बंदूक से जवाब देने की कोशिश करना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नक्सलियों की हिंसक सोच को साफ तौर पर जाहिर करता है। आप किस तरह देखते हैं? क्या ये जो ग्रामीण थे वहाँ, इनसे वो सब कुछ कहलवाया ही गया? क्योंकि यही एक कॉमन परसेप्शन है और ये पहली बार नहीं हुआ है। चाहे कलेक्टर एलेक्स पाल का अपहरण किया हो नक्सलियों ने, उनकी कोशिश सिर्फ यही होती है कि वो ध्यान खींचें और बाद में अपना एक मानवीय चेहरा प्रस्तुत करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल शरद जी, जिस तरीके से ये मामला है और इससे पहले भी जितने सारे मामले हुए, नक्सली जो है वो साम दाम दंड भेद हर तरीके के हथकंडे को अपनाकर जो है इस लड़ाई को लड़ते हैं और लड़ते आ रहे हैं। और ये बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सलियों के मान में, नक्सलियों के गढ़ में अगर ग्रामीण बैठे हुए हैं तो नक्सलियों के विरोध की बात कर सके। और ग्रामीण का विरोध अगर दिखेगा, ग्रामीण अगर इस बात को कहेंगे कि जवान को ना छोड़ा जाए, जवान को मार दिया जाए, तो ये नक्सली इस तरीके से तैयारी करके कुछ ग्रामीणों को लाए होंगे। और चूंकि मीडिया पर्सन वहां पे मौजूद है, चूंकि समाज सेवी संगठन के कुछ लोग मौजूद है, तो उनके पास ये मैसेज जाए कि नहीं, नक्सली नहीं, ग्रामीण जो है लगातार फोर्स का विरोध कर रही है और फोर्स के विरोध के कारण जो है नक्सली उनका साथ दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि नक्सलियों ने इस तरीके की कूटनीति रची होगी वहां पर, क्योंकि इससे पहले भी जब भी हम अंदरूनी इलाकों में जाते हैं तो वहां पर भय जरूर दिखता है ग्रामीणों के चेहरे में, और वो भय दोनों तरफ का होता है, क्योंकि नक्सली जो होते हैं वो उनको, ग्रामीणों को बख्शते नहीं है। अगर पुलिस के हाथ में अगर ग्रामीण चढ़ते भी हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, लेकिन नक्सली जो है उनकी निर्मम हत्या करते हैं। तो ये डर ज्यादा गहरा है उनके मन में, और इस डर के कारण जो है नक्सलियों का विरोध करने की स्थिति में ग्रामीण अंदरूनी इलाकों के बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। जी, लेकिन कंक्लूड करते हुए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट की कोशिश इसमें महत्वपूर्ण रही, खासतौर से धर्मपाल सैनी जी, जो एक गांधीवादी चिंतक और विनोबा भावे के अनुयायी
और साथ ही 91 वर्ष की उम्र में भी एक करीब 70 के दशक में वो मध्य प्रदेश के मालवा से, रतलाम से जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, वो बस्तर गए और बस्तर के होकर ही रह गए। और बस्तर में न केवल आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी बालिकाओं को फुटबॉल जैसे खेल की तरफ प्रेरित करना, बल्कि वहाँ पर समाज सेवा के ज़रिए एक अनूठी पहल करके मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करना, तो उनको इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करना, पत्रकारों को शामिल करना, नक्सलियों से संवाद की प्रक्रिया में सरकार की एक अच्छी पहल है। लेकिन ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है। नक्सलियों ने ज़रूर एक पैंतरा अपना फिर खेला है, लेकिन सुरक्षा बल भी तैयार हैं। कई बार 2 कदम पीछे हटना एक बड़ी जंग की तैयारी के लिए ज़रूरी है और दोनों तरफ से कोशिशें अभी ऐसी ही हैं। लेकिन उम्मीद यही है कि जो सच के साथ है, यानी सरकार, यानी सुरक्षा बल और यानी बस्तर की जनता, जीत उसी की होगी और नक्सली ज़रूर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया चेतन, आपने बहुत जांबाजी से अपना काम किया, जिसकी तारीफ़ खुद विवेक तनखा जी, सीनियर कांग्रेस लीडर और राज्यसभा मेंबर, उन्होंने की है। और भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कांग्रेस और बीजेपी के कुछ और नेताओं ने भी बंसल न्यूज़ की और आपकी ख़ास तौर पर प्रशंसा की है। बहुत बधाई आपको। प्रशांत, आपको भी बहुत बधाई। आपकी टीम और पूरे बस्तर की टीम ने बहुत शानदार काम किया है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। सुमित, आपकी तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल शरद जी, ठीक बात कही आपने कि एक बार फिर मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश की है नक्सलियों ने, लेकिन 22 जवानों की शहादत का जख्म अभी भी हरा है और देश इसे भूलेगा नहीं। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।